हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स एजुकेटर गौरी जादौन। आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं द ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन नेशनल इनकम। अभी तक हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर चुके हैं नेशनल इनकम के, तो अगर वो मिस कर दिए तो सबसे पहले जाकर आपको उनको देखना है। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आपको बताना चाहती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। अगर सीबीएसई की बात करूँ तो किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे मिलते हैं। वी ऑल्सो हैव हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक। सिर्फ सीबीएसई नहीं, डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को भी हम फॉलो करते हैं, जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो सारी क्लासेस आपको यहाँ पे मिलने वाली है सिर्फ एक यूट्यूब चैनल पे। तो आपको विदाउट एनी फर्दर ड्यू सबसे पहले तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, हमें सपोर्ट करना है। फाइन स्टूडेंट्स, तो शैल वी स्टार्ट द क्लास टुडे? एक्साइटेड? हमने इससे पहले क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स? रिकंसिलेशन ऑफ 3 मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम। कौन कौन से? वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड। इन तीनों ही फॉर्मूलाज को, इन तीनों ही मेथड्स को कैसे यूटिलाइज करना है एक पर्टिकुलर सम में, हमने सारी चीज़ों को कवर किया था। बहुत सिंपल था वो सम था, लेकिन मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आने वाले सेशंस में मैं उसके प्रैक्टिकल्स भी लेके आऊँगी, राइट? तो सबसे पहले हम ये वाला जो पोर्शन है, थ्योरेटिकल पोर्शन, उसको कवर कर लें, फिर हम लोग क्वेश्चन बेस्ड जो हमारे जो एग्जामिनेशंस में आते हैं ना, उसको भी प्रैक्टिस करेंगे। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, सारी चीज़ें कवर होंगी। फाइन, तो वो सारे वीडियोस होपफुली आपने देख लिए होंगे, बिकॉज अब हम आ रहे हैं थोड़ा ना एंडिंग वाले सेशन में ये पर्टिकुलर चैप्टर की। बहुत लंबी सीरीज चली नेशनल इनकम की हमारी, राइट? हमने कहाँ से शुरू किया था? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से, फिर हमने बेसिक एग्रीगेट्स भी पढ़े, फिर बहुत सारी चीज़ों को कन्वर्ट करना सीखा, एंड नाउ वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इट्स अ बिग रिलीफ बिकॉज ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो अभी तक की जर्नी कैसी रही स्टूडेंट्स? तो डेफिनेटली सबसे पहले मुझे आप कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड देन लेट्स स्टार्ट, राइट? तो आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये आपके आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। मतलब एक एक इसका चीज़ आपको उठा के दे दिया और उससे क्वेश्चन पूछ लिया। तो आपको क्या करना है? आपको हर स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेना है। मैंने कोशिश करी है कि साथ साथ में ना मैं सबके रीजंस बहुत सिंपल इंग्लिश में मैंने प्रोवाइड करने की कोशिश करी है, सो दैट इट इज़ ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। क्या होता है ना, बुक्स खोलते सबसे पहले घबराहट शुरू हो जाती है, बिकॉज इतनी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज गिवन है और ऐसे में कॉन्सेप्ट्स को कैसे लगाना है क्लियर नहीं होता है। सो दैट इज़ वाई, ताकि वो सारी चीज़ें आपको ना करनी पड़े, वी हैव कम हियर विद द सोल्यूशन वेयर आपको सारी चीज़ें बहुत ही सिस्टमैटिक ऑर्डर में हम प्रोवाइड कर रहे हैं विद सिंपल इंग्लिश। सो शैल वी स्टार्ट स्टूडेंट्स? रेडी? चलो इसी बात पे सबसे पहले थम्स अप, ओके? लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो हमारे पास एक तरीके से ये हमारे आइटम्स हैं विच आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। व्हाट इज नेशनल इनकम? एनएनपी एट एफसी। फाइन। सो नेशनल इनकम क्या है? इसमें हम सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी का नहीं देखते, इसमें हम देखते हैं रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट, कि रेसिडेंट कितना कमा रहा है एक पर्टिकुलर ईयर में, उसको जब हम साथ में कैलकुलेट करते हैं वो नेशनल इनकम होता है। डोमेस्टिक इनकम में डोमेस्टिक टेरिटरी वाला कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन नेशनल इनकम में रेसिडेंट वाला कॉन्सेप्ट आता है। थोड़ा दिमाग में आया कि हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को देखने वाले हैं? क्लियर? इट इज बेसिकली अ क्वेश्चन एंड एन आंसर फॉर्मेट। तो हमें एक एक को पढ़ना है, समझना है एग्जाम्पल्स के थ्रू, ताकि हमारा आने वाला जो सब्जेक्ट है या पेपर है अच्छे से हो जाए। फाइन। सबसे पहले जो हमारे पास आता है स्टूडेंट्स, ब्रोकर्स कमीशन ऑन सेकेंड हैंड गुड्स और फाइनेंशियल असेट्स। क्या ये नेशनल इनकम में इंक्लूडेड होगा कि नहीं होगा? आप पहले मुझे ये बताओ, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ब्रोकर्स कमीशन की बात हो रही है। अब देखो, आधे से ज्यादा लोग क्यों कंफ्यूज होंगे, मैम हम तो सिर्फ फाइनल गुड्स एंड कंजम्पशन को लेते हैं, है ना, तो सेकेंड हैंड गुड्स आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पे आपको देखना है स्टूडेंट्स की जो ब्रोकर्स का जो कमीशन है, ठीक है, कमीशन तो वो सेल कर रहा है, तो उसकी तो प्रोडक्शन एक्टिविटी उतनी ही चल रही है ना, भले वो सेकेंड हैंड गुड और फाइनेंशियल सर्विसेज को बेच रहा है, लेकिन जो उसका कमीशन है वो फिर भी इंक्लूडेड रहेगा, बिकॉज जो उसकी जो सर्विस है वो प्रोडक्टिव है। ये प्रोडक्ट प्रोडक्टिव नहीं है, बिकॉज ये सेकेंड हैंड गुड है, ये समझ रही हूँ मैं, लेकिन उसकी जो सर्विसेज है प्रोवाइड कर रहा है, जो उसका कमीशन है, उसके बदले में उसको वो मिला है ना, उसने सर्विस प्रोवाइड करी, उसको उसने बिकवाया कि नहीं यार सेकंड हैंड ले लो, तो उसको कुछ कमीशन मिले, तो उसने तो प्रोडक्टिव एक्टिविटी करी है। दैट इज वाई ये क्या होगा? इंक्लूडेड होगा, बिकॉज द ब्रोकर सर्विसेज आर प्रोडक्टिव। क्या ये क्लियर हुआ? तो पहला वाला क्या था हमारा स्टूडेंट्स, कि अगर ब्रोकर का कमीशन है ना, ब्रोकर्स की कमीशन की बात करें, तो जो कमीशन उसको मिल रहा है ना, उसको डेफिनेटली मैं इंक्लूड करूंगी। क्यों? बिकॉज वो प्रोडक्टिव है। सेकेंड हैंड वैल्यू गुड्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है ब्रोकर्स के कमीशन की। क्लियर हुआ? ओके। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स, imputed rent, interest on own capital, production,
फॉर सेल्फ कंजम्पशन। क्या ये ऐड होता है क्या नेशनल इनकम में? तो हमने हमेशा से देखा है कि इम्प्यूटेड मतलब क्या होता है, जैसे कि क्या, इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। एक होता है हमारे पास ना डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉस्ट होते हैं, आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब दूसरे जो हम जो पे करते हैं, जैसे कि हमने कोई चीज़ रॉ मटेरियल्स मंगाए, सप्लायर्स को पे कर रहे हैं, ये सारे एक्सपेंसेस हमारे या कॉस्ट हमारे होते हैं एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट कॉस्ट ये होता है एक तरीके से, जैसे कि अगर मुझे सोचो कि मुझे कोई शॉप खोलनी थी, मैंने कोई दुकान नहीं खरीदी, अपने घर का ही जो नीचे वाला कमरा था उसी को मैंने दुकान में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन अगर मैं कहीं और दुकान लेती तो मुझे रेंट देना पड़ता ना, तो मैं उसके कॉस्ट को भी इंक्लूड करूंगी। भले ही मैं रेंट दे नहीं रही, लेकिन वो क्या हो जाएगा, इम्प्यूटेड रेंट। मतलब मुझे रेंट देना तो पड़ता ना, वो है एक्सपेंस ही, तो आप उसको प्रॉफिट में मत देखो, इट इज एन एक्सपेंस। तो क्या वो चीज हमारी इंक्लूड होगी? यस। व्हाई? बिकॉज दीज सर्विसेज कॉन्ट्रीब्यूट टू द इकोनॉमीज करंट आउटपुट। बिकॉज जो सर्विसेज हैं प्रोडक्शन यूनिट्स के, वो तो इस साल में ऐड होने वाले हैं। सो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स, है ना, चाहे वो इंटरेस्ट हो या ये सारी चीज़ें हो, ये भी ऐड होंगी। बिकॉज भले ही आप इसको, आपके जेब से कुछ पैसा फिलहाल नहीं गया, लेकिन अगर आप कहीं और एम्प्लॉय करते, कहीं और रेंट देते तो जाता ना। सो दैट इज वाई ये सारी चीज़ें भी ऐड होंगी नेशनल इनकम में। डजेंट मैटर कि वो इम्प्लिसिट नेचर है या एक्सप्लिसिट नेचर है। क्लियर हुआ? डन? दीज 2 पॉइंट्स क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलो थर्ड वाले पॉइंट पर आए स्टूडेंट्स। व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब इन्वेस्टमेंट करना किसी चीज में, परचेज ऑफ मशीनरी, वाटर गुड्स, है ना, वाटर पंप, एडिशन टू स्टॉक, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू। तो अगर आप कोई भी कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हो तो बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी आप नई चीज खरीद रहे हो, है ना, फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हो, तो एक तरीके से नेशनल इनकम में ऐड होगा, बिकॉज एक प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये तो डेफिनेटली आप गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हो, कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हो, वो नेशनल इनकम में ऐड होना ही होना है। क्लियर हुआ? क्या ये वाली स्लाइड में किसी को डाउट है क्या? नहीं ना? अगर है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइएगा। आई विल गिव यू अ परफेक्ट एग्जांपल और एन आंसर टू दैट डाउट। फाइन। तो सबसे पहले आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। रिमेंबर, आपको रीजन क्लियर होना चाहिए कि कोई चीज क्यों है ना। पहले वाले केस में क्या हो रहा है, सेकंड हैंड गुड्स की जरूर बात हो रही है, सेकंड हैंड गुड्स को हम डेफिनेटली इंक्लूड नहीं करते, लेकिन बात क्या हो रही थी, ब्रोकर्स की कमीशन की, वो तो प्रोडक्टिव इन नेचर है ना, दैट इज हमने इंक्लूड किया। यहाँ पे क्या हो गया, भले ही वो इम्प्यूटेड कॉस्ट है, इम्प्लिसिट कॉस्ट है, लेकिन कॉस्ट तो है, तो मतलब ये भी ऐड होगा। डजेंट मैटर कि आप अपने घर में खाना बना के बेच रहे हो, अपने घर में ही आपने शॉप खोल ली, डजेंट मैटर, इट इज स्टिल गोइंग टू बी एडेड। ठीक है, ये हो गया। थर्ड हमारे पास कैपिटल फॉर्मेशन। कोई भी चीज़ अगर हम कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं उस साल में, पर्टिकुलर ईयर में, तो उस पर्टिकुलर ईयर के नेशनल इनकम में या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन वो ऐड होना ही है। फाइन, क्लियर, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट है हमारे पास एम्प्लॉय कंपनसेशन, बोनस, फ्री, क्लोथ्स, प्रोविडेंट फंड, रेंट फ्री होम, ये सारे जितने भी कंपनसेशन, चाहे मॉनिटरी हो चाहे नॉन मॉनिटरी हो, वो भी कहीं ना कहीं हमारे ऐड होंगे। वाई? बिकॉज दीज आर द पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ प्रोडक्टिव सर्विसेज। हम तो नेशनल इनकम में पढ़ते ही हैं भाई, है ना। किस में पढ़ते हैं? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, क्रेम्प में पढ़ते हैं, इनकम मेथड में पढ़ते हैं, तो भाई ये तो उसका पार्ट ही है, तो ये तो ऐड होना ही है। अगेन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये हमारा एक्सपेंडिचर मेथड में हम पढ़ते हैं नेशनल इनकम में, तो ये तो ऐड होना ही है। सो आई थिंक बोथ दीज पॉइंट्स, है ना, दिस कम्स इन द इनकम मेथड, है ना, क्योंकि हम इसमें पढ़ते हैं क्रिम्प में, ये हमारा एक्सपेंडिचर मेथड में आ जाता है, तो ये दोनों तो डेफिनेटली नेशनल इनकम में ऐड होने ही होने। देखो एम्प्लॉय का जो बोनस है ना, कुछ भी हो सकता है, प्रोविडेंट फंड है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हो गया, मेडिकल फैसिलिटीज हो गई, रेंट फ्री होम हो गया, दीज ऑल आर पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ प्रोडक्टिव सर्विसेज। आपने कुछ प्रोडक्टिव किया है, वरना कोई भी आपको फालतू में ये सारी चीज़ तो प्रोवाइड नहीं करेगा। आपने कुछ मेहनत करी, आपने कुछ काम किया, कुछ प्रोडक्टिव किया है, तभी तो मिल रहा है ना। सो दैट इज वाई एम्प्लॉय कंपनसेशन जो है, और वैसे भी अगर आपको ये वाला लॉजिक भी नहीं समझ आए तो हमें पता है कि एम्प्लॉय कंपनसेशन जो है भाई ऐड होता है नेशनल इनकम में, जब हम इनकम कैलकुलेट करते हैं, है ना। जब इनकम मेथड से हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम उसको हम ऐड करते हैं ना। सो दैट इज वाई मैं बोल सकती हूँ कि एम्प्लॉय कंपनसेशन भी जो है मेरा इस वाले सेशन में आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर इसकी भी मैं बात करती हूँ, ये भी हमारा पार्ट है, किसका पार्ट है, एक्सपेंडिचर मेथड में, तो ये भी हमारा नेशनल इनकम में आने वाला है। रीजन देखो, दीज आर द पार्ट ऑफ हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। व्हाट इज हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? हमने क्या पढ़ा है स्टूडेंट्स कि एक हाउस होल्ड होता है, एक फर्म्स होते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या कहता है कि हाउस होल्ड से फर्म हम क्या भेजते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसके बदले में हमें क्या मिलता है, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, और क्या मिलता है हमें, साथ में मिलता है पेमेंट्स। ठीक है, और ये फैक्टर पेमेंट्स एक तरीके से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की तरह वापस किसके पास आ जाते हैं, फर्म्स के पास।
ये वाला हमने पढ़ा है ना, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में सारी चीज़ें पढ़ी हैं, तो वही चीज़ इनने यहाँ पे डिस्कस करी है। तो जब मैं बात कर रही हूँ तो फैक्टर, जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, दीज आर पार्ट ऑफ हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ने जो पैसा उनने कमाया है ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को प्रोवाइड करके जो पैसा उनने कमाया उसको फिर से खर्च कर रहे हैं, तो नेशनल इनकम में आना ही है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, व्हाट इज इट? प्रॉफिट्स फ्रॉम इनकम कंपनीज अब्रॉड, रेंट फ्रॉम बिल्डिंग्स रेंटेड टू फॉरेन अब्रॉड्स। अब मैंने क्या बोला था, यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी का नहीं कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ पे आता है रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज वाई दीज आर इंक्लूडेड एज इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस। क्लियर? ये वाला ना, ये वाला पॉइंट इसको एक बार हाईलाइट कर देती हूँ मैं, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। फाइन, क्लियर? ओके, रुको, ज्यादा डबल ओरबल हो गया। डन? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इन तीनों में कोई डाउट तो नहीं है? ओके, जल्दी से लेना इनका स्क्रीनशॉट, ठीक है? आप चाहो तो अपनी कॉपी में लिख भी सकते हो सारी चीजें, जितना लिख के प्रैक्टिस करोगे उतने आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने। डन? ओके, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट्स, दैट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। भैया ये तो पूरे फॉर्मूले में ही हमारे पास आता है ना? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी हमारा किस में आता है? ये वाला जो पोर्शन है ना, किस में? एक्सपेंडिचर मेथड में आता है, तो ये भी हमारा आना है। दीज आर द गवर्नमेंट एक्सपेंसेस फॉर पब्लिक सर्विसेज, तो ये भी इंक्लूड होना है। तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। एक्सपेंडिचर बाय फॉरेन टूरिस्ट, अगर हमारे इंडिया में आ रहे हैं, वो खर्च कर रहे हैं, तो वो भी हमारा नेशनल इनकम में ही आने वाला है। काउंट टूवर्ड्स द इकोनॉमीज आउटपुट, तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी इंक्लूडेड। नेक्स्ट जो मेरे पास है स्टूडेंट्स, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन्स पेड बाय कमर्शियल बैंक्स। ऑफ कोर्स दिस विल बी ऑल्सो इंक्लूडेड बिकॉज ये प्रोडक्टिव पर्पस के लिए हमने एक तरीके से ऐड किया है। क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। डन? कोई डाउट तो नहीं है? देखो इसमें क्या था, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो हम लोग भाई पढ़ते ही हैं एक्सपेंडिचर मेथड में, तो मतलब ये आने वाला है, बिकॉज ये क्या एक्सपेंडिचर है? पब्लिक सर्विसेज के लिए जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, कोई बाहर का टूरिस्ट हमारे इंडिया में घूमने आ रहा है, यहाँ पे कुछ खर्चा कर रहा है, तो भैया वो हमारी इकोनॉमी में तो ऐड होगा ना, सो दैट इज वाई ये हमारी इकोनॉमी में ऐड होगा, तो नेशनल इनकम में आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया? इंटरेस्ट ऑन लोन्स पेड बाय कमर्शियल बैंक्स, ये एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, सो दैट इज वाई ये हमारे उसमें ऐड होगा। जो भी प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए हो रहा है उसी करंट ईयर में हो रहा है, सो इट इज गोइंग टू बी एडेड इन द नेशनल इनकम। क्लियर जी? डन? ओके, ना अभी तक हमने क्या देखा, क्या क्या इंक्लूड होता है? क्या क्या इंक्लूड होता है भाई? ब्रोकर्स का कमीशन भी इंक्लूड होगा, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ओनर्स ऑफ द कंपनी, प्रोडक्शन यूनिट्स भी ऐड होगा, कैपिटल फॉर्मेशन भी ऐड होगा, एम्प्लॉय का कंपनसेशन भी ऐड होगा, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो वो ऐड हो जाएगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड हो जाएगा, एक्सपेंडिचर बाय फॉरेन टूरिस्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट बाय लोन ये भी हमारा ऐड होने वाला है। तो जितनी भी चीजें अभी तक मैंने पढ़ी, दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। व्हाट इज नेशनल इनकम? NNP@FC। क्लियर? डन? चलो आगे की कहानी पढ़े फिर। अब हम पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ऐसे कौन से आइटम्स हैं जो नेशनल इनकम में इंक्लूडेड नहीं होने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास है ट्रांसफर इनकम्स एंड पेमेंट्स। ट्रांसफर इनकम क्या होते हैं? वन वे रहते हैं, जैसे कि स्कॉलरशिप्स, अनएम्प्लॉयमेंट के आपको कोई पेंशन मिल रहा है, ओल्ड एज पेंशन मिल रही है, ये सारे यूनिलैटरल ट्रांसफर्स है, कुछ प्रोडक्टिव नहीं है, सो नॉट कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन एक्टिविटी एंड देयरफॉर कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे। ये तो आपको आपके खाते में मिल गया तो आप खर्च कर दो बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ रिटर्न का है ही नहीं यहाँ पे। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, है ना, जैसे कि आप देखते हो अर्थक्वेक हुआ तो आप कुछ विक्टिम्स को कुछ मिलता है ना, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? ट्रांसफर इनकम्स होती हैं, और ट्रांसफर इनकम्स कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। वाई? बिकॉज दे आर नॉट प्रोडक्टिव इन नेचर, कुछ वैल्यू एडिशन वो नहीं कर रहे, तो इसलिए बिल्कुल भी यहाँ पे ऐड नहीं होना है। नेक्स्ट मेरे पास है कंपल्सरी ट्रांसफर पेमेंट्स, दैट इज इंटरेस्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस, कैपिटल गेन, जितने भी हमारे पास रेवेन्यू टैक्स इस तरीके से जहाँ पे आते हैं, ये भी क्या होते हैं? जस्ट ट्रांसफर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट मतलब जो पीपल कर रहे हैं गवर्नमेंट को, है ना। जस्ट ट्रांसफर पेमेंट्स, गवर्नमेंट डज नॉट प्रॉमिस एनी सर्विसेज इन रिटर्न, ये भी हम टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हैं, उसके बदले में हमें कुछ ऐसा मिल नहीं रहा है। तो ये दोनों ही चीज़ें आप देखो, ये क्या है? गवर्नमेंट किसको दे रही है? टू पीपल, और ये किसको दे रहे हैं? पीपल टू गवर्नमेंट, है ना। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ट्रांसफर इनकम्स है ये किसको दे रहे हैं? गवर्नमेंट दे रही है टू पीपल, और यहाँ पे हम दे रहे हैं लोग टू गवर्नमेंट। तो दोनों ही केसेस में क्या होने वाला है? दोनों ही केसेस में इंक्लूड नहीं होने वाला है, बिकॉज इन फेवर आपको कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है, कुछ वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है।
क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। डन? ओके। नेक्स्ट वी हैव इज सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा है बॉन्ड्स, शेयर्स, डिबेंचर्स। अब बोल रहे कि मैम ये क्यों नहीं इंक्लूडेड है? अब देखो याद रखना कि बॉन्ड्स, शेयर, डिबेंचर्स ये सब क्या है? ट्रांसफरेबल है, मतलब एक बार खरीद लिए तो ट्रांसफर हो जाते हैं। सो नो कॉन्ट्रीब्यूशन टू द करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ओनली चेंज द टाइटल ऑफ द एसेट्स। सिर्फ ओनरशिप चेंज होती है ना। आज 10,000 शेयर्स इस कंपनी के मेरे पास थे, मैंने बेच दिए, किसी और के पास हो गए, तो क्या हो रहा है? बस इधर से इधर हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहा है, ओनरशिप चेंज हो रही है, बाकी और कुछ तो चेंज नहीं हो रहा, कुछ वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा। दैट इज वाई ये हमारे नेशनल इनकम में बिल्कुल भी इंक्लूडेड नहीं होगा। नेक्स्ट जो मेरे पास आ रहा है विंडफॉल गेन। विंडफॉल गेन मतलब अचानक से कुछ हमने कमा लिया, है ना, लॉटरी जीत गए, या आपने कोई कॉन्टेस्ट आपने लड़ा, उसमें आप प्राइज जीत गए, तो ये भी हमारा नेशनल इनकम में नहीं, क्योंकि प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, ये तो बस मिल गया आपको, लक अच्छा था, या आपने कोई पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में लिया, आपने मेहनत करी, आपको मिल गया, तो ये क्या हो गया? बेसिकली विंडफॉल गेन्स है, तो ये सारे भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते। तो अगर आपको मिल जाते तो बढ़िया, अच्छी बात है ना। नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन यानी किचन गार्डनिंग, डोमेस्टिक सर्विसेज बाय हाउसवाइफ्स, अ पेरेंट टीचिंग अ चाइल्ड, ये सारे नॉन मार्केटिंग ट्रांजेक्शन है। नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन मतलब कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, ये वी आर डूइंग जस्ट फॉर सेक, है ना। जैसे कि मेरी मम्मी इतना काम करती है, उनको कोई इनकम मिलती है? नहीं मिलती। अगर आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं, आपकी बड़ी दीदी आपको पढ़ा रही है, उसकी कोई ऐसे कोई इनकम नहीं है, कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी से काउंट नहीं होती है। वो बहुत मेहनत वाला काम, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन इकोनॉमिक्स के टर्म्स में नहीं है, बिकॉज कुछ उसका न्यूमेरिकल वैल्यू आपको नहीं मिल रहा है। सो दैट इज वाई वी कैन से मार्केट वैल्यू इज डिफिकल्ट टू असरटेन, कि क्या वैल्यू क्या निकालें, है ना। सो दैट इज वाई ये भी हमारा बिल्कुल भी नहीं होता इंक्लूड, बिकॉज इसका मोटिव अर्निंग नहीं है, ये एक हेल्पफुल नेचर है, एक फैमिली कल्चर है, इसमें कुछ भी अर्निंग वाला फैक्टर नहीं है। सो दैट इज वाई दिस विल ऑल्सो बी नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। डन? क्लियर? ओके। सेल एंड परचेज क्यों नहीं होगा? बिकॉज सिर्फ ओनरशिप ट्रांसफर होती है। विंडफॉल गेन्स मतलब कभी कभी आप उसको अर्न करते हो, कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी रेगुलर बेसिस पे नहीं है, तो इसलिए ऐड नहीं होगा। और नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन्स मतलब ऐसे ट्रांजेक्शन्स जैसे कि किसी पेरेंट ने बच्चे को पढ़ाया, या हाउस वाइफ जो हमारे यहाँ काम करती, मम्मियाँ जो हमारे यहाँ काम करती, इसकी कोई वैल्यू हम मार्केट वैल्यू लगा नहीं सकते कोई न्यूमेरिकल टर्म्स में। दैट इज वाई ये बिल्कुल भी ऐड नहीं होगी नेशनल इनकम में। क्लियर हो गया? डन? आगे बढ़े, चलो। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कभी भी ऐड नहीं होता, हम हमेशा फाइनल गुड्स को ही ऐड करते हैं। सो दैट इज वाई जो भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन यूनिट, रिपेयर एक्सपेंसेस, ये सारे बिल्कुल भी हमारे नहीं होते, बिकॉज इसको हम फाइनल प्रोडक्ट में ऑलरेडी काउंट कर लेते हैं। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो कभी ऐड होता ही नहीं, दैट इज वाई इसको नेशनल इनकम में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। सो इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज नेवर एडेड, सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को हम ऐड करते हैं। अगर हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऐड करने लग गए तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग विल स्टार्ट, और क्या होगा? हमारा नेशनल इनकम हमें ज़्यादा दिखाई देगा, जो एक रियलिस्टिक पिक्चर नहीं है ना। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हम डिस्कस कर चुके हैं वैल्यू एड मेथड में, तो अगर वो उसका कॉन्सेप्ट क्या है उसको डिस्कस करना है तो वाला वीडियो आप देख सकते हो। सो ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द फाइनल एक्सपेंडिचर टू अवॉइड डबल काउंटिंग, क्योंकि हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही काउंट करते हैं और इंटरमीडिएट कंजम्पशन को नहीं देखते। तो अगर हम इसको भी काउंट करने लग गए अलग से, तो मेरी डबल काउंटिंग की जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो जाएगी, जो हम नहीं चाहते। तो हम क्या लेते हैं? जो वही गुड्स को कंसिडर करते हैं जो एक वैल्यू ऐड करते हैं। क्लियर? डन? ना नेक्स्ट जो हमारे पास है सेल और परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। उसमें क्या था? ब्रोकर्स कमीशन मेंशन था, इसमें क्या था? सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। अब जैसे कि हम बात करते हैं हमारे शेयर मार्केट वगैरह की, वो भी सेकेंड हैंड गुड्स की तरह ही है, हम सिर्फ ट्रांसफर, एक ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं, इसमें भी सिर्फ ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है। अगर इसमें ब्रोकर्स कमीशन लिखा रहता तो हम इसको इंक्लूड करती, बिकॉज उसने एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी करी तो उसको पैसा मिला तो वो इंक्लूड होगा। लेकिन यहाँ पे सेल एंड परचेज में कोई ब्रोकर कमीशन की बात नहीं हो रही है ना, सिंपली हम बोल रहे हैं कि अगर सेल एंड परचेज ऑफ कोई सेकेंड हैंड गुड हो रहा है तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। वहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे थे हम, रिमेंबर, जब हम कोई नई चीज़ खरीद रहे थे तो हम उसको ऐड कर रहे थे। अब यहाँ पे पुरानी चीज़ खरीदेंगे तो उसको हम ऐड नहीं करेंगे। सी ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द ईयर ऑफ द ओरिजिनल ट्रांजैक्शन, जब आपने लिया था, जिसने पहली बार उस चीज़ को सामान खरीदा था, उस ईयर के ट्रांजैक्शन में वो ऑलरेडी एडेड है। दैट इज वाई कमीशन एंड ब्रोकेज आर इंक्लूडेड, लेकिन ये सारी चीज़ें हम इंक्लूड नहीं करते, बिकॉज कमीशन वगैरह इसलिए इंक्लूड हो रहा है बिकॉज उन्होंने कुछ प्रोडक्टिव सर्विसेज करी है, उसका उनको अमाउंट मिला है। लेकिन सेल जो करी ना परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स की, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर? डन? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन स्टूडेंट्स? क्लियर हुआ सभी को?
नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे आता है या आइटम हमारे पास आता है, दैट इज कैपिटल लॉस. व्हाट इज कैपिटल लॉस? डिस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री, लैंड, मशीनरी बाय नेचुरल कैलामिटीज, है ना. ऐसा कुछ हो जाए, अर्थक्वेक आ गया, कुछ हो गया, इसकी वजह से हमारी पूरी फैक्ट्री खराब हो गई या कुछ भी ऐसा सिचुएशन आता है, उस केस में भी कोई डायरेक्टली इफेक्ट नेशनल इनकम पे नहीं आता है, तो हम उसको इंक्लूड नहीं करते. नेक्स्ट हमारे पास आता है कैपिटल गेन्स, प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस इंक्रीज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, शेयर्स, ये सारी भी चीज़ें नहीं आती, बिकॉज ये बिल्कुल भी कोई गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो तो ना जो चेंज कर रहे हैं ना कर रहे हैं. सो दैट इज वाई बोथ, चाहे कैपिटल लॉस हो या कैपिटल गेन हो, दोनों ही को हम इंक्लूड नहीं करते. नेक्स्ट है हमारे पास नेशनल डेप इंटरेस्ट और इंटरेस्ट पेड बाय हाउस होल्ड्स टू कमर्शियल बैंक्स. वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है. हमने जब बताया कमर्शियल बैंक अगर लोन भरता है तो वो इंक्लूड होता है, लेकिन यहाँ पे क्या सिचुएशन बोल रहा है कि नेशनल डेप इंटरेस्ट जो है, जो हाउस होल्ड पे करते हैं कमर्शियल बैंक्स को, क्यों इंक्लूड नहीं होते? बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लोन्स टेकन फॉर कंजम्पशन पर्पसेस इज नॉट इंक्लूडेड. सिर्फ हम लोग बिजनेस पर्पसेस के लिए इंक्लूड करते हैं, कंजम्पशन फॉर प्राइवेट चीज़ के लिए हम लोग बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करते हैं. ठीक है, अब देखो कमर्शियल बैंक्स वाला आपको दिखाती हूँ कहाँ गया वो. हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय कमर्शियल बैंक्स, अगर कमर्शियल बैंक्स पे कर रही है ना, तो बिजनेस पर्पस के लिए, दैट इज उसको हमने नेशनल इनकम में इंक्लूड किया है. लेकिन यहाँ वाले केस में देखो स्टूडेंट्स, यहाँ वाले केस में देखो, यहाँ पे हम कमर्शियल बैंक को पे कर रहे हैं, तो इसलिए वो इंक्लूड नहीं होगा. क्लियर हुआ? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. लेट मी नो के कोई भी डाउट वगैरह कुछ भी हो तो मुझे बताइएगा. अभी तक क्या समझ आ रहा है सिचुएशन? ऐसा कुछ भी कोई कॉन्सेप्ट या कोई पर्टिकुलर वर्ड समझ नहीं आया है क्या? तो मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना. अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस. फाइन, ओके. नेक्स्ट क्या है हमारे पास? प्रैक्टिस. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट. ठीक है, लेट्स नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन मेन एंड वुमेन. प्रैक्टिस हर चीज़ को अच्छा ही करता है. तो अब पढ़े हम लोग. अब देखो, नेशनल डेप इंटरेस्ट अभी पढ़ा था हमने, क्या ये नेशनल इनकम में इंक्लूडेड होगा? बिल्कुल भी नहीं. व्हाई? बिकॉज इंटरेस्ट पेड बाय द गवर्नमेंट ऑन लोन्स टेकन फॉर कंजम्पशन पर्पसेस आर नॉट एडेड. लेकिन कमर्शियल बैंक अगर पे करता तो हम इंक्लूड करते. नाउ एग्जांपल, इंटरेस्ट पेड ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तो बिल्कुल भी यहाँ पे काउंट नहीं होने वाला. नेक्स्ट जो मेरे पास आता है, इम्प्यूटेड रेंट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस. मैंने क्या बोला था, अपने घर में दुकान खोल के बैठ जाऊँ, लेकिन है तो खर्चा ही ना. भले अभी मैं उसको खर्चे की तरह काउंट नहीं कर रही, मेरा खर्चा बच रहा है, लेकिन इवेंचुअली बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कहीं भी अगर बिजनेस खोलते तो आपको रेंट तो देना पड़ता, तो वो रेंट है इंक्लूडेड, वो कॉस्ट हमारे लिए है. सो दैट इज उसको मैं नेशनल इनकम में इंक्लूड करूंगी. पीपल लिविंग इन द हाउस एंजॉय हाउसिंग सर्विसेज सिमिलर टू रेंटेड हाउस. क्लियर? नाउ एस्टिमेटेड रेंट वैल्यू ऑफ द हाउस अ फैमिली ओन्स एंड लिव्स इन, तो डेफिनेटली ये चीज़ों को इंक्लूड हम लोग करेंगे. गॉट इट? स्क्रीनशॉट. कैसा लग रहा है स्टूडेंट्स? वीडियो समझ आ रहा है? ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है जो दिमाग के ऊपर से जा रही हो? हाँ, नहीं तो दोबारा देख लेना ये वीडियो, ठीक है? क्योंकि हो सकता है कहीं फास्ट वगैरह जा रहे हो तो दोबारा देख लेना, लेकिन चीज़ें क्लियर करना. फाइन, ये क्लियर हुआ? डन हुआ? आगे बढ़े, चलो. नेक्स्ट, ओल्ड एज पेंशन. ये क्या है? ट्रांसफर इनकम है, यूनिलैटरल ट्रांसफर नहीं, एक बार भेज देते हैं, कुछ फायदा नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होने वाला. सो ट्रांसफर पेमेंट्स कोई वैल्यू एडिशन करते नहीं, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं किया जाता. जैसे कि मंथली पेंशन रिसीव्ड बाय रिटायर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट. नेक्स्ट हमारे पास है सेल ऑफ अ सेकेंड हैंड कार. इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? अच्छा, यहाँ पे कमीशन लिखा होता तो इंक्लूडेड होता क्या? हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? सिर्फ सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड, तो ये बिल्कुल भी इंक्लूडेड नहीं होने वाला. नो इज द आंसर. व्हाई? बिकॉज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द ईयर ऑफ द ओरिजिनल ट्रांजैक्शन. जब हमने इसकी पहली जो हमने कार खरीदी थी, है ना, अगर हम कार की बात करें, पहले जो कार खरीदी थी वो रिकॉर्ड हो चुकी है. अब क्या चेंज हुआ है? सिर्फ ओनरशिप चेंज हुआ है, उसका वैल्यू तो हम उस टाइम पे लिख चुके हैं. तो दैट इज वाई फिर से इंक्लूड नहीं करेंगे, नहीं तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी. सो दैट इज वाई क्या होगा? बिल्कुल भी इंक्लूडेड नहीं होगा. अगर यहाँ पे कमीशन लिखा होता तो इंक्लूडेड होता क्या? टेल मी इन द कमेंट, है ना, कि अगर यहाँ पे लिखा है सेल ऑफ सेकेंड हैंड कार, अगर यहाँ पे लिखा होता कमीशन फ्रॉम द सेल ऑफ सेकेंड हैंड कार, तो क्या ये इंक्लूडेड होता कि नहीं होता नेशनल इनकम में? यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. ना, अभी क्या है? बिल्कुल ऑलरेडी पेड है, ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे ऐड नहीं होगा. जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. डन स्टूडेंट्स? क्लियर? आगे बढ़े, चलो जी. नेक्स्ट, अर्निंग फ्रॉम एन इंटर्नशिप बाय अ स्टूडेंट.
अगर कोई स्टूडेंट एक इंटर्नशिप करके पैसे कमा रहा है, क्या वो नेशनल इनकम में इंक्लूडेड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बिकॉज प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर रहा है ना. सो इनकम रिसीव फॉर प्रोडक्शन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी, ही इज डूइंग हार्ड वर्क देन अर्निंग द मनी. कोई इसको कैपिटल गेन या विंडफॉल गेन तो हुआ नहीं अचानक से, ही हैज वर्कड हार्ड, तभी उसको उसकी सैलरी या एक तरीके से स्टाइपेंड मिला है. तो मैं क्या बोल सकती हूँ, नेशनल इनकम में एडेड होगा. फॉर एग्जाम्पल, स्टाइपेंड रिसीव्ड फॉर वर्किंग एज अ इंटर्न एट अ कंपनी, right? So this will be included because he is doing a productive activity. So all those who are doing productive activity, वो सारी चीजें आपके नेशनल इनकम में ऐड होती हैं. नेक्स्ट हमारे पास है रेंट रिसीव्ड बाय रेसिडेंट्स ऑफ द इंडिया ऑन बिल्डिंग रेंटेड टू फॉरेनर्स. अगेन आपने रेंट दिया, आपको उसका पैसा मिल रहा है, तो बिल्कुल आपको इंक्लूड करना है. प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में आएगा, है ना, क्योंकि फॉरेनर्स यहाँ पे लिखा है, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगा. फॉर एग्जाम्पल, रेंट पेड बाय फॉरेन एम्बेसीज फॉर एन ऑफिस स्पेस इन इंडिया, तो वो क्या होगा, डेफिनेटली हमारे नेशनल इनकम में ऐड होगा. क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स. दीज आर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है, इससे काफी सिमिलर क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम्स में. दैट इज वाई हम इसको पूरा प्रैक्टिस कर रहे हैं. नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस बाय एन ऑर्गेनाइजेशन. क्या ये इंक्लूड होगा? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस. आप बोलोगे अभी तो प्रोडक्टिव है, प्रोडक्टिव तो है, तो लेकिन ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन है ना. एडवर्टाइजमेंट क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज अच्छे से बिके, इसलिए हम उसका प्रमोशन करने के लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं. तो ये एक वर्क इन प्रोसेस वाला चीज़ है, और वर्क इन प्रोसेस क्या होता है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन. एंड दैट इज वाई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस बाय एन ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल भी यहाँ पे ऐड नहीं होगा. ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, ठीक है, ऑलरेडी इंक्लूड इन द फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो गया, टैक्स हो गया, ये सारी चीज़ें जब हम गुड्स को बेचते हैं ना, तो सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती है. ठीक है, अगर कोई भी सामान आपको बेच रहा है, उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी, उस कंपनी के सारे एक्सपेंसेस ऑलरेडी इंक्लूडेड रहेंगे, तभी उसका फाइनल प्राइस डिसाइड होता है. कोई भी कंपनी लॉस में अपना सामान नहीं बेचती है, तो अगर उसने कोई फाइनल प्राइस डिसाइड किया है, सारी चीज़ों को कवर करके किया है, तो ये सारी चीज़ें भी फाइनल प्राइस में ऑलरेडी कवर्ड हैं. सो दैट इज़ वाई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस बिल्कुल भी नहीं आएगा. ये एक हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन है. ठीक है, नेक्स्ट, डिविडेंड रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर्स. ऑफकोर्स देखो, शेयर होल्डर्स अगर उन्हें खरीदे हैं तो वो हमें शेयर्स खरीदे हैं तो वो इंक्लूड नहीं होता है. लेकिन अगर उनको डिविडेंड हुआ है, उनको एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी करके पार्ट ऑफ अ कंपनी प्रॉफिट्स, है ना, प्रॉफिट के रूप में मिला है. हमने पढ़ा है प्रॉफिट में क्या आता है? कॉर्पोरेट टैक्स आता है, रिटेन्ड अर्निंग्स आता है, और क्या आता है? कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन अर्निंग्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन अर्निंग्स, और आपका प्रॉफिट इसमें आता है. तीनों चीज़ें, है ना, तो हमें सारी चीज़ों को इंक्लूड करके चलना है. सो दैट इज़ वाई डिविडेंड जो हमें मिल रहा है ना, प्रॉफिट हमारे पास आया, उसमें हमने तीन चीज़ों को देखा है. हमारा कॉर्पोरेट टैक्स आ गया, रिटेन्ड अर्निंग्स आ गया, तो डिविडेंड आ गया. तो डिविडेंड क्या होता है? एक तरीके से आपने जो मेहनत करी है शेयर होल्डर्स में, उसको रिवॉर्ड मिल रहा है. रिटेन अर्निंग्स क्या होता है? एक पर्टिकुलर सेक्शन को हम बचा के रख रहे हैं जो हमारे फ्यूचर में काम आ सकता है. कॉर्पोरेट टैक्स हमें पे करना रहता है. तो दैट इज़ वाई डिविडेंड एक तरीके से प्रोडक्शन एक्टिविटी के बाद उसको एक इनकम मिली है, तो ये क्या होगा? बिल्कुल इंक्लूडेड रहेगा हमारे नेशनल इनकम में. क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, डन. अब देखो, तो एडवर्टीजमेंट क्या होगा? इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो जाएगा. डिविडेंड हमारा क्या होता है? प्रॉफिट का पार्ट होता है. क्लियर? सो दैट इज वाई प्रॉफिट इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, हेंस दिस विल बी इंक्लूडेड टू. सो दैट इज वाई आपने जो अभी तक पढ़ा ना, वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, और साथ में हमने पढ़ा था इनकम मेथड, उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको समझना कि कौन सी चीज़ कहाँ इंक्लूड हो रही है, आपको यहाँ पे हेल्प करेगी. इसलिए हमने सारे मेथड्स को पहले पढ़ा और बाद में हमारे चैप्टर में ये गिवन है. हर एक चीज़ सीक्वेंस में इसलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है. नाउ कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग. क्या ये इंक्लूड होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि क्या है भाई? पार्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन है. हम कोई चीज़ बना रहे हैं, प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारा ऐड होने वाला है. फॉर एग्जाम्पल, मनी स्पेंड ऑन बिल्डिंग अ न्यू कंपनी हेडक्वार्टर्स, तो बिल्कुल हमारा ऐड होगा. यहाँ पे हमने पैसा खर्च किया है, हम नई चीज़ बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ये पार्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन है, इन्वेस्टमेंट है. सो दैट इज वाई इट इज गोइंग टू बी एड इन द नेशनल इनकम, है ना. हमने पढ़ा है ना, प्राइवेट कंजम्पशन, प्राइवेट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज इट. अब हमारे पास आता है डिस्ट्रक्शंस ऑफ बिल्डिंग ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज़. तो नेचुरल कैलामिटीज़ में हमारा कुछ रोल ही नहीं रहता, तो दैट इज वाई बिल्कुल भी हमारा ऐड नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, डज नॉट अफेक्ट द नेशनल प्रोडक्ट डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता है, दैट इज वाई वी डू नॉट इंक्लूड. फॉर एग्जाम्पल, डैमेजेस फ्रॉम अ अर्थक्वेक डिस्ट्रॉइंग अ फैक्ट्री, दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम. क्लियर स्टूडेंट्स? जल्दी से दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो. कोई डाउट हो ना, प्लीज लेट मी नो. ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. ये 2-2, 3-3 मार्क्स ऐसे चले जाएंगे अगर हमने इस पर मेहनत नहीं करी. ठीक है, 12th स्टैंडर्ड है, 12th बोर्ड है,
सो वी हैव टू कीप दैट थिंग इन माइंड, बैक ऑफ द माइंड वी शुड रिमेंबर कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो मेन इसलिए बिकॉज 12th बोर्ड एग्जामिनेशन है, बोर्ड एग्जामिनेशन का अलग प्रेशर होता है और उसमें हमें अच्छा परफॉर्म करना है, अपना बेस्ट देना है बेसिकली, राइट। सो दैट इज वाई यू हैव टू कीप दैट थिंग इन बैक ऑफ द माइंड कि हम ऐसी मजे में नहीं पढ़ रहे हैं, हमें पढ़ना है, पास होने के लिए हमें पढ़ना है, टू स्कोर वेल, टू स्कोर द बेस्ट वी कुड, फाइन। आई एम नॉट आस्किंग यू टू स्कोर बीट द टॉपर्स, आई एम आस्किंग यू कि आपका जो बेस्ट है, आपको लगता है कि यार इस साल, पिछले साल मैंने इतना अच्छा नहीं किया था, ये साल मेरे पास है, तो अपना बेस्ट दीजिए, यू शुड इम्प्रूव। आई एम नॉट आस्किंग यू टू बी द टॉपर्स, फाइन। नेक्स्ट, दिस इज डन, क्लियर नाउ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो, ठीक है, जहाँ पे हमने क्या क्या डिस्कस किया एक बार क्विकली पहले रिवाइंड करा देती हूँ, ठीक है। क्या पढ़ा हमने, कौन कौन से फैक्टर्स हमें इंक्लूड करने और कौन कौन से फैक्टर्स हमें इंक्लूड नहीं करने, फाइन। तो क्या क्या हमें इंक्लूड करना था स्टूडेंट, सबसे पहले हमें इंक्लूड करना था ब्रोकर्स कमीशन, ठीक है, ऑन सेकेंड हैंड गुड्स, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ओनर्स ऐड हो जाएंगे, कैपिटल फॉर्मेशन हमेशा ऐड होता है। नेक्स्ट है हमारे पास एम्प्लॉय कंपनसेशन, हमने फॉर्मूले में ही पढ़ा है तो ऐड होता है, प्राइवेट वाला भी फॉर्मूला में पढ़ा है, ऐड होता है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम ऐड करते हैं बिकॉज इनकम हमें जनरेट हो रही है। गवर्नमेंट फाइनेंस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी हमने पढ़ा है, एक्सपेंडिचर बाय फॉरेन टूरिस्ट हमने पढ़ा है, इंटरेस्ट ऑन लोन्स पेड बाय गवर्नमेंट, ये भी चीज़ें हमने पढ़ी है। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, डेफिनेटली ऐड होंगी, किसमें, नेशनल इनकम में, फाइन। कौन कौन सी चीज़ें बिल्कुल भी ऐड नहीं होने वाली, ट्रांसफर इनकम्स, बिकॉज ये कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं है, यूनिलैटरल ट्रांसफर है, सिर्फ वन वे ट्रांजेक्शन है। सेकंड हमारे पास कंपलसरी ट्रांसफर पेमेंट्स जो होते हैं, ये हम लोग क्या करते हैं, पीपल पे करते हैं गवर्नमेंट को, तो ये भी हमारा इंक्लूड नहीं होगा। सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल असेट्स, इसकी सिर्फ ओनरशिप चेंज होती है, इसलिए नहीं होगा। विंडफॉल गेन्स, लॉटरी वगैरह से कुछ मतलब नहीं है, नहीं ऐड होगा। नॉन मार्केट ट्रांजेक्शंस, मम्मी हमारे लिए खाना बनाती हैं, पापा हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें ये हम लोग आउट ऑफ लव कर रहे हैं, आउट ऑफ फैमिली कर रहे हैं, दीज थिंग्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कभी ऐड नहीं होता, हमेशा हम लोग फाइनल गुड्स एंड सर्विस को ही लेते हैं, क्यों, बिकॉज वरना प्रॉब्लम किसकी आ जाएगी, डबल काउंटिंग की। मतलब नेशनल इनकम में आपने किसी चीज़ को 2 बार काउंट कर लिया, अगर आप 2 बार काउंट कर लोगे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, जो कि हम नहीं चाहते। सेल्स एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स अगेन विल नॉट बी इंक्लूडेड बिकॉज जस्ट टाइम इसको पहली बार खरीदा गया था तभी उस टाइम पे इसको रिकॉर्ड कर लिया गया है, लेकिन अगर कमीशन लिखा होता तो मैं इंक्लूड करती, फाइन। कैपिटल लॉस, कैपिटल गेन्स बिल्कुल इंक्लूड नहीं होता। कमर्शियल बैंक अगर लोन पे इंटरेस्ट दे रहे हैं वो ऐड होगा, लेकिन अगर हम कमर्शियल बैंक को दे रहे हैं जैसे कि नेशनल डेप इंटरेस्ट या इंटरेस्ट पे टू बाय हाउस होल्ड्स टू द कमर्शियल बैंक्स, वो इंक्लूड नहीं होता। उसके बाद हमने ये पूरा प्रैक्टिस कर लिया। होपफुली आपको स्टूडेंट्स वीडियो अच्छा लगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पे सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया कि कौन कौन से आइटम्स नेशनल इनकम में इंक्लूडेड होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। ये सारे जो हमने क्वेश्चंस पढ़े हैं ना, ये किस में आते हैं, आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में, एमसीक्यू के टाइप में भी आपसे पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली। सो दैट इज़ वाई आपको कोशिश करनी है कि यहाँ पे तो मैं लिमिटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आई थी, आने वाले क्वेश्चन हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो मैं डेफिनेटली ज़्यादा लेके आऊँगी, लेकिन फिलहाल के लिए आपकी जो बुक्स हैं उधर से भी आपको प्रैक्टिस करना है। कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट आता है आप डेफिनेटली कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। होपफुली सारी चीज़ें आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। बिफोर दैट आपको बताना चाहती हूँ स्टूडेंट्स दैट वी प्रोवाइड फ्री एंड क्वालिटी कंटेंट टू यू। सारे नोट्स, सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज आपको मिलने वाले हैं, और हमारा हिंदी मीडियम चैनल भी है जहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम क्लासेस 6 टू क्लास 12। ई नोट्स एंड ई बुक्स भी अवेलेबल हैं जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है, तो आपको डेफिनेटली जाके आप एक बार चेक कर सकते हैं। एंड नॉट जस्ट सीबीएसई एंड डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को भी फॉलो करते हैं, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। नॉट जस्ट दैट, साथ में आपको वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी मिल जाएंगे। सो सारी चीज़ें ऑलरेडी ना वेबसाइट और हमारे ऐप पे बहुत प्रॉपरली लिस्टेड आउट हैं, तो आप वहाँ जाके भी रिफर कर सकते हो। और सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, हमें डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे भी आपको हमें फॉलो करना है, जैसे कि स्टूडेंट्स यूट्यूब पे तो करना ही है ना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अभी के अभी कर दो। उसके अलावा फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, यू हैव टू फॉलो अस देयर ताकि कोई भी अपडेट आपसे बिल्कुल ही मिस ना हो, बिकॉज 12th स्टैंडर्ड है, कोई अपडेट मिस होनी भी नहीं चाहिए, फाइन। तो बहुत ही एनर्जी के साथ आपको ये सेशन को एंड करना है और आने वाले सेशन का इंतजार करना है, बिकॉज हम हर एक चीज़ को बहुत डिटेल में जाके डिस्कस कर रहे हैं फॉर योर 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस। फाइन स्टूडेंट्स, होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।